अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वॉचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाजरीन, आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की एक अहम मीटिंग हुई और हुकूमत, अपोजिशन और सियासी क़यादत ने सर जोड़े। अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। DGSI की तरफ से मुल्की सलामती, दाखिली और खारजी मामलात पर एक ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग का मकसद ये था कि दरपेश चैलेंजेस और आने वाले चैलेंजेस से मुल्की क़यादत को आगाह किया जा सके। DGSI ने इसमें ब्रीफिंग तो दी, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बड़ा अहम दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि आज की इस मीटिंग या ब्रीफिंग के बाद मुल्की सियासत का रुख बदल जाएगा। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा मीटिंग का एक अहम पहलू ये भी था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। सवाल उठाया जा रहा है कि जब कौमी सलामती की मीटिंग थी, अपोजिशन मौजूद थी, दीगर क़यादत मौजूद थी, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी ज़रूरी नहीं थी? इसके अलावा खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम तजियाकारों के वक्त का बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, सबसे पहले तो आज के इजलास से शुरू कर लेते हैं कहानी कि आज इजलास होने जा रहा है। स्पीकर असद कैसर साहब ने सदारत की, अपोजिशन मौजूद थी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। कैसे देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को, और ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का वक्त करीब आ गया है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह की मीटिंग्स बड़ी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, और ये भी ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने ये कहा है कि हमें ये बताया जाए कि इस वक्त अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, क्योंकि इस वक्त मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और पता चल रहा है कि मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है और वो और इलाकों पे कब्जा कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी कंसर्न्ड है, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो लगता है अभी फेंस भी 2 महीने तक कंप्लीट होनी है। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को अवेयर होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर हमारा जो पॉलिटिकल जो क्लास है वो ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में कंसर्न्ड होती है एज कम्पेयर टू द रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेकिन जिस तरह के आर्मी चीफ भी थे, बाकी जो सिक्योरिटी लीडरशिप वहां मौजूद थी, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये बड़ी देर बाद हुई और कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से जो अपडेट किया गया उसमें ऑब्वियसली कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में नजर आ रहा है कि सिविल वॉर हो सकती है, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है रिफ्यूजीज आ सकते हैं और हो सकता है कि हमें FC की जगह पाक फौज दोबारा बॉर्डर पे लगानी पड़े। बहुत सारी बड़ी तब्दीलियां, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपको पता है कि अवाम के ताल्लुकात भी बड़े दरीना हैं। पाकिस्तान ने 30-40 साल तक अफगान रिफ्यूजीज को होस्ट किया है, जो कि अब हम नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में हम इस तरह की कोई लायबिलिटी अफगानिस्तान से नहीं ले सकते। तो उस तरह जो अफगानिस्तान पाक बॉर्डर के ऊपर अगर कोई कैंप्स बनते हैं जिसमें कौम मुत्तहिदा का भी किरदार होगा, बैनुल अक़वामी ताकतों को भी बताना पड़ेगा, तो सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर करना अपोजिशन को बताना जरूरी थी, और पर्टिकुलरली कश्मीर के हवाले से जरूरी था। सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं ब्रिगेडियर साहब की बेस पे टेक लेना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, कल वज़ीर आज़म ने तो अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी, और अपोजिशन और गवर्नमेंट हमें कल एक पेज पे नज़र आ रहे थे। अपोजिशन फुली सपोर्ट कर रही थी, खामोशी से बैठी थी। वज़ीर आज़म की तकरीर में एक बड़ा अहम मैसेज था जो अपोजिशन ने बड़े तहम्मुल और गौर से सुना। रिवायती शोर शराबा हमें नज़र नहीं आया। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक, नेशनल पॉलिसी से मुतालिक उन्होंने बड़ी खुल के बात की। अब ऐसे वक्त में जब एक तरफ FC पर हमलों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर में एक मीटिंग होती है जिसमें हुर्रियत क़यादत नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो मीटिंग जो है वो अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान में जो बॉर्डर पार से हमले हो रहे हैं वो भी। इस सारे सिनेरियो में इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखें सलमा, बात यह कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और ख़ास तौर पे जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिस वक्त है उनको देखते हुए ये अच्छे मौके पे की गई, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी थी, उसके बाद गवर्नमेंट और ऑपोजिशन लीडर भी मौजूद थे, और वहाँ पर इन कैमरा बहुत डिटेल में ब्रीफिंग की गई। एंड आई नो कि जब आर्मी ब्रीफिंग करते हैं दे आर वेरी मेटिकुलस एंड दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स। उसमें बताते हैं कि प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट क्या है, इसके बाद के क्या हालात होंगे और हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी, ये बातें की जाएंगी। और ख़ास तौर पर इसमें जो इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन है कि अफगानिस्तान में अगर ऑर्डरली विथड्रॉ होता है देन व्हाट आर द कंडीशन इन अफगानिस्तान, अगर जिस तरीके से इमीडिएट हिस्ट्री और अमेरिकन ट्रूप चले जाते हैं विदाउट मेकिंग अ ब्रॉड बेस्ड एथनिक गवर्नमेंट, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, और अगर खुदा न खासा सिविल वॉर हो जाती है
उस पे पाकिस्तान के असरात क्या होंगे और फिर पाकिस्तान की रिस्पॉन्स क्या होगी उसके ऊपर, ये जरूर डिस्कस होगा। देन ऑफ कोर्स कश्मीर की बात हुई होगी कि कश्मीर में जब ऑल पार्टी जिन्होंने कॉन्फ्रेंस किए, जब ढोंग रचाया, उसमें हुर्रियत लीडरशिप नहीं थी, क्या मकसद था, क्या उन्होंने हासिल किया, पाकिस्तान के अंदर रिस्पॉन्स क्या है, कश्मीरी लीडर्स क्या सोचते हैं, बहुत जरूर बात हुई होगी। और थर्ड ऑफ कोर्स जो बाइडन के साथ जो इस वक्त अमेरिका के प्रेशर है पाकिस्तान पे कि एयर बेसिस के लिए, उस पे कि हमने क्यों नहीं दिए, अगर हम दे देते तो क्या इफेक्ट होंगे, अगर नहीं दे तो क्या इफेक्ट होंगे, पाकिस्तान की रिस्पॉन्स क्या होगी। और फोर्थ आई थिंक चाइना और पाकिस्तान रिलेशनशिप, और उसके बाद क्या अमेरिकन प्रेशर में हमारे रिलेशनशिप के अंदर क्या होने चाहिए, क्या साथ होंगे, हमारी क्या सोच है। आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग होगी, इससे बहुत ज्यादा यूनिटी होगी, एटलीस्ट ऑपोजिशन की, एस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की। लेकिन आई थॉट कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर होते इसके और ज्यादा साथ। यूनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की एक मीटिंग कंडक्ट होती। राना अजीम साहब, आप का मैं इस पे पॉइंट चाहूँगी कि बहुत अहम मीटिंग थी, अभी बाकी शुरका ने भी जिक्र किया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद नहीं थे। उनकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी थी, क्योंकि लोग इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ऑल्दो इसके बारे में एक वजाहत दी है, लेकिन शायद वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म होते हैं, मेरा ख्याल है उनका मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस मीटिंग में होना चाहिए था। ये मीटिंग पाकिस्तान की सालमियत के लिए है। ये मीटिंग जो थी ये पाकिस्तान के आइंदा आने वाली जो एक असेंबली है, जिसके हवाले से कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असेंबली में खिताब किया, पार्लियामेंट में जो कहा, ये उसके हवाले से थी। इस मीटिंग में बहुत सी चीजें ऐसी थी, बहुत से सवाल ऐसे थे जिसके जवाब अपोजिशन ने मांगे थे, जिसके जवाब दिए गए। इस मीटिंग के बाद तो बहुत सी सियासी सिनेरियो पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जोग्राफी सिनेरियो, बहुत सी चीजें तब्दील होनी है और इस पे तब्दीली लाजमी है। तब्दीली ये नहीं कह रहा कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी, बहुत सी चीजें जो तो चेंज हो जाएंगी। अपोजिशन का रवैया तब्दील हो सकता है, बहुत से ग्रुप जो हैं उनके हवाले से बहुत से अहम फैसले हुए हैं इसमें। ये बहुत सी चीजें थी, वज़ीर आज़म सबको होना चाहिए था। जहां तक ये बात है कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे, लेकिन इसका जवाब तो अब हुकूमती ही कुछ शख्स दे सकता है। लेकिन ये एक बात तो बड़ी क्लियर और साफ है कि वज़ीर आज़म सबको इस पूरी मीटिंग का इल्म था। इससे पहले एक ब्रीफिंग वो ले चुके थे। लेकिन जब आप तमाम पार्टीज के रहनुमाओं को बुलाते हैं, जब तमाम पार्टीज को बुलाते हैं, तो उस मीटिंग में वज़ीर आज़म के होने से फर्क ये पड़ता है कि बहुत से हदशात दूर हो जाते हैं। और मैं आपको तो लेकिन उनके ना आने की वजह आपको क्या लगती है? क्या अनाड़े आ जाती है, जहाँ पे ओपोजिशन हो वहां पे बैठना नहीं चाहते, या कोई और वजह है? जी बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। देखिए कहा तो ये गया कि जिस वक्त ये मीटिंग थी वज़ीर आज़म साहब 3 और जगह पे मसरूफ थे, लेकिन इस मीटिंग से बड़ी मसरूफियत कोई नहीं थी। इस मीटिंग से अहम चीज है ही कोई नहीं थी। जिस तरह अपोजिशन लीडर के मुतालिक बिलावल कह सकते हैं कि बजट पास हो रहा है और वो अपने घर में जितनी मर्जी जरूरी कोई है, कुछ बेशक उनके करीबी अजीज फोत में उन्हें आना चाहिए था, तो इसी तरह ये अब हुकूमत पे भी लाजम होता है कि जो हुक्मरान है, जो लीड कर रहा है, उसका यहाँ पे होना चाहिए था। ये एक तो अना आ जाती है रास्ते में, और दूसरी बात जो है उनको ये होता है कि शायद मैं अपोजिशन के साथ जाके बैठूंगा, इन लोगों के साथ जाके बैठूंगा जिनके मतलब मैंने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ इन्होंने मुल्क को लूटा है, और फिर मैं इनके साथ बैठूं तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये उनके करीबी हल्के कहते हैं कि वज़ीर आज़म का ये ख्याल है। मुझे नहीं पता ये ख्याल है या नहीं, लेकिन उनके करीबी हल्के यही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको उसके साथ भी बैठना चाहिए कि जो इसमें बेहतरी का किरदार अदा कर सकता है। और आज देखिए ना, आज के इजलास के बाद हम तो जितनी मर्जी वजाख्तें दे लें, हुकूमत जितनी मर्जी वजाख्तें दे ले, पाकिस्तान मीडिया जितना मर्जी इसको कवर कर ले, लेकिन जरा अभी इस इजलास के बाद गौर तो करें, भारतीय चैनल तो देखें, भारतीय मीडिया को तो देखें, वहां पे क्या बातें हो रही है, वहां पर क्या गुफ्तगू हो रही है, वहां पर क्या चीजें फाइंड कर रही हैं। तो ये चीजें अजीम साहब, आपको पॉइंट आ गया कि वज़ीर आज़म का बड़ा ज़रूरी था कि वो ये मीटिंग अटेंड करते, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम कोई नहीं था। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आकर कुछ दीगर मामलात पर भी बात होगी। कश्मीर से मुतालिक मामलात हैं, अफगानिस्तान से मुतालिक मामलात हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी
कौमी सलामती से मुतालिक जो मीटिंग हुई उससे मुतालिक मामलात पर बातचीत जारी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। अमेरिका से मुतालिक, अफगानिस्तान से मुतालिक कमर चीमा साहब, वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने बता दिया कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और अमेरिका के साथ हम सिर्फ अमन में शराकत दारी चाहते हैं। उनकी ये स्टेटमेंट या पॉलिसी बयान जो था वो कितना बरवक्त था आपके ख्याल में? जी देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने एक स्टेटेड पॉलिसी तो लेनी है और वो ये है कि हम पिछले 20 साल जिस तरह का अमेरिका के साथ हमारा ताउन रहा, उस ताउन के बावजूद हमारी कुर्बानियों को और जो हमने सेक्रीफाइस किया उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ये समझता है कि मजीद अगर हम अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन रखते हैं अफगानिस्तान में, पर्टिकुलरली मिलिट्री बेसिस के हवाले से, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, दहशतगर्द ग्रुप जो हैं, वो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिला हुआ है अमेरिका के साथ और शायद पाकिस्तान में वायलेंस भी बढ़ सकता है उसके बाद। सो लिहाजा पाकिस्तान मजीद किसी उलझन में पड़े बगैर और मजीद किसी कंफ्यूजन में जाए बगैर अमेरिका को ये पैगाम दे रहा है कि हमें आपके साथ इंगेज अमन में होना है, और मजीद अगर आप तालिबान को मारेंगे या पाकिस्तान से अपने ड्रोन उड़ाएंगे तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो नजरिया है वो अफगान जो है वो मिल के बैठे। अगर अफगानिस्तान के तमाम धड़े मिल के नहीं बैठते तो सिर्फ तालिबान से लड़ने से मसला हल नहीं होगा। ये मसला पॉलिटिकल सोल्यूशन जो हम नहीं हासिल कर सके और बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी नहीं हासिल कर सकी, उसकी मजीद पाकिस्तान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सो ये एक पैगाम तो बड़ा क्लियर है, लेकिन अभी हमें देखना है कि अमेरिका क्या बोलता है, क्योंकि अभी अमेरिका की तरफ से हमें कोई बड़ी क्लियर कट अप्रोच पाकिस्तान के हवाले से नहीं मिल रही। हम उनके साथ राब्ते में तो हैं, ना तो अमेरिकी सदर की कोई बात हुई, ना ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी अमेरिका की तरफ से हमें किसी न किसी डेवलपमेंट का इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि अफगानिस्तान में हालात जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। अगर खाना जंगी होती है तो उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? क्योंकि जब से अमेरिका के जाने की बातें स्टार्ट हुई हैं, अफवाज के इनखला की बातें हो रही हैं, तब से वहां पर हालात कुछ मामूल से बिगड़ना शुरू हो गए हैं। देखें, पाकिस्तान को इस वक्त ये बड़े कंसर्न है कि वहाँ के अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल और डेंजरस है। पाकिस्तान अभी भी अमेरिका को यही कह रहा है कि आप वहाँ पर पहले एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट बनाएं, जिनको वहाँ पर इंटरम बना दें ताकि उसको वो हैंड ओवर किया जाए, ताकि गवर्नेंस प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन करिए। जो भी वहाँ के अफगानिस्तान के अवाम मैंडेट देते हैं जिस पार्टी को, इसके लिए जो आम मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका प्लान कर रहे हैं, मुझे शक ये पड़ता है कि अमेरिका डजंट वांट पीस इन अफगानिस्तान। अमेरिका चाहता है कि अगर जिस तरीके से ये जा रहा है उससे वहाँ पर खाना जंगी की बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है, और अगर ये हालात हो जाते हैं इसके फॉलोअप्स पाकिस्तान के बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन हो, क्योंकि इंडिया का वहाँ रोल बहुत ज़्यादा है। इंडिया और एनडीएस का नेक्सस है, उसके बाद वहाँ पर दाइश भी है, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक इरहाद है, जो एक नया ग्रुप बनाया DDI पर फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी। उससे पाकिस्तान को बड़ा प्रॉब्लम होगा। एक तो इंफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, और पहले ही हम 3 मिलियन को होस्ट कर रहे हैं, अगर और करेंगे तो इकोनॉमिक लॉस, और इसके साथ जो एक नर्सरी नहीं आती है जो कि दहशतगर्दों के साथ मिल के आ जाती है, वो पाकिस्तान कांट अफोर्ड है। सेकेंड ये कि अफगान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान पे कब्जे के लिए नहीं है, लेट द सिविल गवर्नमेंट फॉर्म होने दें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आने दें, ताकि पाकिस्तान के लिए भी आसानियां हों। अफगानिस्तान के तालिबान जो बहुत एक तेज गेम खेल रहे हैं कि उन्होंने एथनिक जो अदर ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं और उसके बाद हज़ाराज हैं, उनके कुछ लीडर्स को इन्होंने अपने साथ मिला दिया है, उनको अच्छी अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं ताकि उस तरह का खून खराब बना जो पहले हुआ था, क्योंकि अदरवाइज नॉर्दर्न अलायंस जो है वो अगेन पश्तून के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी और इससे हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा राना अजीम साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस सारे मामले में ये है कि अमेरिका की तरफ से अभी तक सदर की जानिब से कोई फ़ोन नहीं किया गया, पाकिस्तान से ऑफिशियली रब्ता नहीं हुआ, सिर्फ ये खबरें सामने आ रही थी कि वो एयर बेसिस मांग रहे हैं और वज़ीर आज़म ने पोजीशन वाज़े कर दी। अमेरिका की जानिब से स्टेट लेवल पे रब्ता करना कितना इंपॉर्टेंट था, और जब तक वो पाकिस्तान से रब्ता नहीं करते सूरत हाल कैसे वाज़े होगी, और अगर अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं जाना चाहता तो फिर इस सारे ड्रामे की ज़रूरत क्या थी? 20 साल के बाद अपनी नाकामी को वो इस तरह से छुपाना चाहते हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब हो, उनको रुकने का दोबारा से जवाज़ ये बहाना मिल जाए। देखिए बिल्कुल इसी तरह है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अमेरिका नहीं जाना चाहता था, अमेरिका मुकम्मल तौर पर नहीं जाना चाहता था, हम ये कह सकते हैं।
कुछ हिस्सा जो अमेरिकी समझ लें कि अगर अमेरिका चाहता था कि 50% हम यहाँ से निकल जाएं, 50% वहीं पे रहें और वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करें और मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का कंट्रोल रहे, मगर ऐसा हुआ नहीं, ना अमेरिका की मंशा के मुताबिक हुआ, ना कुछ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। अब जहां तक ये बात जो बार बार की जा रही है, आज भी मैंने काफी बड़े सीनियर तज्जियाकारों से सुना कि अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, अमेरिका की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। हमें क्यों हम बोल रहे हैं कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के अंदर बड़ी अमेरिकी शख्सियात आई थी, वो मिलके गई थी, और अब अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं जिनके जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ सकता है, जो अमेरिकी ब्लॉक में है, उनकी तरफ से मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के अहम तरीन अफराद के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो बयान था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अपना पॉलिसी बयान दिया वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे था कि वो पॉलिसी बयान था, और उसमें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इत्मीनान में लिया गया था, और उनको इत्मीनान में लेने के बाद वो पॉलिसी बयान दिया गया था जो इस मुल्क की आइंदा आने वाली पॉलिसी है। जहां तक अमेरिका चल लगा, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, बेइंतहा प्रेशर डाल रहा है, और मेरे पास तो यहाँ तक इतला है कि अमेरिका की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं मानता तो फिर आने वाले दिनों में बहुत से नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्या FATF जो है हमें इब्तदाई तौर पर एक टेलर की सूरत में नहीं मिला, जो उसमें हमें रखा गया, दोबारा उसी लिस्ट में रखा गया जिसमें हम नहीं 26 पॉइंट आप कर लेते हैं, बल्कि 26 शायद 50 तो आप कर लेते हैं। राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आकर इस मामले को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। सर, कल वज़ीर आज़म ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था और उनकी स्टेटमेंट के दौरान हमने देखा कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन और हुकूमत का रवैया था वो बड़ा मुनासिब नज़र आया, बड़ा माकूल नज़र आया। अपोजिशन ने कोई रिजिस्ट नहीं किया, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को दावत भी दी बातचीत के लिए। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? मेरे ख्याल में एक खुशगवार माहौल पैदा हुआ है। अगर ये दोनों पार्टियों ने या दोनों फरीकैन ने, अपोजिशन ने और ट्रेजरी बेंचों ने, अगर ये माकूलियत का रास्ता अख्तियार किया हो और अपनी बाहमी रजामंदी से किया है या अपने अपने तौर पर अपनी सोच में तब्दीली पैदा किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्होंने कहीं से इशारा पाकर ऐसा किया है या कहीं से कोई उनको कहा गया है कि ऐसा करें, तो भी अच्छी बात है। पार्लियामेंट का माहौल बहुत अच्छा हुआ। यानी आपके ख्याल में बड़ा बेहतरीन रहा ये सारा मामला, बड़ा अच्छा नज़र आया। इसके अलावा जो भी मामलात पार्लियामेंट में हमें नज़र आए वो काफ़ी तसल्ली बख्श थे, इत्मीनान बख्श थे। इससे पहले बिलावल और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान गर्मा गर्मी हो चुकी थी, उसके बाद मामलात को ठंडा किया गया बातचीत के ज़रिए। और इसके बाद क्या हुआ कि जब वज़ीर आज़म की तकरीर हुई तो अपोजिशन बेंचेस पर खामोशी रही, बड़ी तवज्जो से उन लोगों ने बात को सुना। लगारी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि अगर दोनों फरीक जो हैं इसके मामले के, अगर इन्होंने बाहमी रजामंदी से ये तय किया है तो ये बहुत पहले होना चाहिए था। जब हाउस वजूद में आया था, जब ये पार्लियामेंट बैठी थी, तो उसी वक्त जब पहला दिन था तो अपोजिशन को वज़ीर आज़म को सुनना चाहिए था, वज़ीर आज़म को अपोजिशन को सुनना चाहिए था, और दोनों को एक दूसरे पर इल्जामबाजी नहीं करनी चाहिए थी। चोर डाकू के जो आवाजें लगती थी वो नहीं लगनी चाहिए थी, और बहुत से कौमी इशूज थे जिन पर मिलकर इनको काम करना चाहिए था। और अगर अगले 2 साल ये काम करते हैं तो भी ये मुल्क के लिए बहुत बेहतरी होगी। लगारी साहब, ये जो हम आहंगी का तसलसल है इसको बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है? आज जिस तरह मीटिंग में हुई, ऑपोजिशन सारी मौजूद थी, हुकूमत के लोग भी मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म खुद नहीं थे। तो ये जो मिलजुल कर काम करना है ये कितना इंपॉर्टेंट है, और मुल्क की सलामती के लिए सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए, इस बात पर तो सब इत्तफाक करते हैं। इसकी अहमियत कितनी है? नहीं, एक तो बात यह है कि ये बहुत अहम था। अगर कोई कहता है कि जी वज़ीर आज़म की अहमियत जो है, वज़ीर आज़म की मौजूदगी जरूरी नहीं थी, मैं समझता हूँ कि वो उनकी सोच ठीक नहीं है। बल्कि ये हुआ कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनसे पूछा भी कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो हुकूमती बेंचों की तरफ से कहा गया कि ताकि आप लोग जो है फ्लेक्सिबल रहें, ताकि आप लोग जो है वो आराम से बैठकर प्रोग्राम सुने, यानी आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब वज़ीर आज़म शायद होते हैं। तो ये बात वज़रा की जानिब से कही गई जो नहीं कही जानी चाहिए थी, और वज़ीर आज़म को मौजूद होना चाहिए था।
ये बहुत अहम आपके ख्याल में बहुत जरूरी था नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर आज़म का मौजूद होना? लगारी साहब बहुत माजूर चाहूंगी, मुझे कता कलामी करनी पड़ी, वक्त बहुत कम था। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।